प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको आकृति दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक आकृति है जिसमें ये एक वृत्ताकार मेजपोश है जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है। इसमें दिया गया है एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए, ये एक वृत्ताकार मेजपोश है। अगर इसका केंद्र बिंदु यहाँ है तो इसकी त्रिज्या यानी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी जो है वो 32 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ से यहाँ तक ये दी गई है 32 सेंटीमीटर, ये हमें दी गई है। तो हमने लिखा 32 सेंटीमीटर। आगे लिखा है एक समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं। सम यानी कि समान, बाहु यानी कि भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं समान होती हैं छोड़ते हुए। तो इसी व्रत में उन्होंने कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज इस तरीके से है, तो जितनी ये वाली भुजा होगी समबाहु त्रिभुज की उतनी ही ये वाली भुजा भी होगी और उतनी ही ये वाली भुजा भी होगी। तो ये समबाहु त्रिभुज है। और तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो ABC समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। तो देखिए, इस तरीके का एक समबाहु त्रिभुज छोड़ दिया गया है। उसके बाद ये डिजाइन आपको दिख रही होगी, ये डिजाइन बनी हुई है। इस तरीके से ये डिजाइन बना दी गई है और इसी डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप लास्ट में पढ़ सकते हैं इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में हमें ये खाली जगह ज्ञात करनी है जिसमें ये डिजाइन बनी है। इसका मतलब सबसे पहले आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है। और वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो आंसर है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर वर्ग। उसमें से आपको ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा पाई आर वर्ग। तो क्या आपको आर पता है? आंसर है बिल्कुल पता है। आर का मान हमें प्रश्न में दिया गया है। अगर हम प्रश्न ध्यान से पढ़ें तो इसमें लिखा है एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए, ये वृत्ताकार मेजपोश है जिसकी त्रिज्या, अगर हम इसको ओ माने तो जिसकी त्रिज्या OC, OB, OA कुछ भी हो सकती है। तो जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो जब हमें त्रिज्या दी गई है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने में जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा पाई आर वर्ग। तो केवल आर ही पता हो जाने से हमें वृत्त का क्षेत्रफल तो मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें से घटा देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। वृत्ताकार मेजपोश की जो त्रिज्या दी गई है उसको लिख लेते हैं। तो हमने लिखा हल दिया है वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या जो कि 32 सेंटीमीटर हमें दी गई है। अब इसके बाद हम वृत्ताकार मेजपोश का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम साइड से लिखेंगे वृत्ताकार मेजपोश का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार मेजपोश का क्षेत्रफल बराबर पाई आर वर्ग फॉर्मूला, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग होता है तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। इसके बाद बराबर के नीचे बराबर पाई का मान आप सभी जानते हैं 22/7 होता है और आर का मान हमें ऊपर से लिख देना है जो कि 32 है। तो 32, लेकिन इस पर वर्ग लगा है आर पर, तो 32 पर भी हम वर्ग लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। बराबर के नीचे बराबर 22/7 ज्यों का त्यों। यहाँ पर लिखा है 32 गुणित 32, तो इसका मतलब इस पर वर्ग है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 32 गुणित 32। अब ये 7 से कैंसिल नहीं होते हैं 32, अगर 35 होते तो हो जाता, इसलिए हम डायरेक्ट 22 पहले 32 गुणित 32 रफ में करेंगे। तो इसके लिए हम रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये वीडियो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग बाय संदीप खरे के माध्यम से देख रहे हैं। चलिए हम करते हैं 32 गुणित 32 और इसके बाद हम 32 का 32 में करेंगे गुणा। तो सबसे पहले 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4
2 तिया 6, फिर 3 का कर देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9। चलिए 4 ज्यों का त्यों, 6 और 6 12 की 2, हासिल आ जाएगी 1, 9 और 1 10, यहाँ पे आया 1024। तो 32 गुणित 32 करने पे मिलता है 1024, इन दोनों का आंसर। लेकिन इसमें अगर हम 22 का गुणा और कर देते हैं तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। तो हम 22 का गुणा और कर देते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2। अब अगले 2 का भी इसमें करेंगे तो यही आएगा 20 48। तो इसको हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, 8 4 0 2। देखिए 20 48 हमने फिर से लिख दिया। अब हम जोड़ देते हैं, 8 ज्यों का त्यों, 8 और 4 12 की 2, हासिल आ जाएगी 1, 4 और 1 5, 2 ज्यों का त्यों और 2 ज्यों का त्यों। तो ये आया 22,528। तो हम इन तीनों का गुणा यहाँ पर लिख सकते हैं 22,528 और बटे आ जाएगा 7। अब हम इसका भाग दे देंगे, या फिर हम भाग अभी नहीं देते हैं। हो सकता है कि बटे में 7 जो हमें मेज त्रिभुज का क्षेत्रफल भी यदि हमें बटे में 7 मिल जाए या ऐसी कोई संभावना होगी तो हम उसे आसानी से घटा सकते हैं। चलिए फ़िलहाल के लिए हमने थोड़ी सी जगह छोड़ के अब आगे किया, इतनी जगह आपको छोड़ देनी है। हो सकता है आगे इसको सॉल्व करके आंसर रखना पड़े। तो अब हम चित्र में देखते हैं। चित्र की बात करें अगर तो ये देखिए ये चित्र है और इसमें ये जो वृत्त है इसका पूरा क्षेत्रफल इतना आया है। और चूंकि आप सभी जानते हैं क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हम यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में थी। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज है, चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है यहाँ पे करनी 3 यानी √3/4 भुजा का वर्ग। ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी समस्या ये है कि हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा ही नहीं दी गई है। तो जब हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा ही नहीं दी गई है तो ऐसी स्थिति में हम कोई भी जो है क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें भुजा ही नहीं दी गई है। तो हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालना है, यानी कि चाहे हम ये निकाल लें, चाहे हम ये निकालें या फिर ये निकालें, तीनों भुजाओं में से कोई भी निकालें, क्योंकि एक भुजा ज्ञात हो जाने से सभी भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी, क्योंकि इनकी सभी भुजाएं एक सी होती हैं। तो चलिए हम BC को टारगेट करते हैं और ये भुजा हमें निकालना है। तो इस भुजा को निकालना है तो इसके लिए हम एक रचना करेंगे। O को B और C से मिला देते हैं इस तरीके से। C तो मैंने पहले से ही मिलाया हुआ है, B को और मिला देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि B को मिला देने से ऐसा कौन सा फ़ायदा होगा। तो देखिए यहाँ पर हम वृत्त के केंद्र से जीवा पर यदि हम एक लंब डालते हैं तो यह जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करेगा। जीवा को जब समद्विभाजित करेगा तो जितनी BM होगी उतनी ही MC हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, अगर हमें BM का मान मिल जाता है, क्योंकि हमें ये पता है O से लेके B तक की दूरी 32 है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। आप देख सकते हैं वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो ये 32 है, जैसा कि यहाँ पे मैंने पहले बनाया था 32, तो ये भी 32 हो जाएगी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 32 है तो हमें ये BC कैसे मिल जाएगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो BC ज्ञात करना है। और BC क्यों ज्ञात करना है? क्योंकि हमें ये समबाहु त्रिभुज की भुजा है और ये समबाहु त्रिभुज की भुजा है तो भुजा का वर्ग करके हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और वृत्त में से घटाएंगे। लेकिन हमने यहाँ पे BM को बता रहे हैं। तो देखो ध्यान से, अब ध्यान से आपको देखना है, ये जो BC है इसका आधा है BM। तो अगर हमें BM ज्ञात हो जाएगा तो हम उसमें 2 का गुणा करेंगे तो पूरा BC ज्ञात होगा। तो BM कैसे ज्ञात होगा? तो यहाँ पे एक भुजा बस दी हुई है, चूँकि यहाँ पे 90 बन रहा है, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा हमें ज्ञात ही नहीं है तो हम पाइथागोरस भी नहीं लगा सकते। लेकिन हम इतना जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर भी 60 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 60 बनेगा और यहाँ पर भी 60 बनेगा। तो अब आपको एक थ्योरी याद रखनी है, एक प्रमेय होता है कि वृत्त के केंद्र से या वृत्त के किसी चाप द्वारा, ये देखिए ये चाप है,
वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होता है। यानी कि ये वाला जो कोण है ये हमेशा ज़्यादा होता है, इसके कंपैरिजन में वो कितना ज़्यादा होता है, सीधा दुगना होता है। तो अब आप यहाँ ध्यान देंगे, जब यहाँ पे 60 अंश का बन रहा है क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसका दुगना यहाँ पे बनना चाहिए, क्योंकि प्रमेय क्या कहता है, वृत्त के किसी चाप द्वारा, ये आपको लघु चाप दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी बी से लेके सी तक, इस तरीके से गोलाई में, तो ये चाप केंद्र पर देखिए जो भी कोण अंतरित करेगा वो उसी चाप द्वारा, ये देखिए उसी चाप द्वारा जो शेष परिधि बची हुई है, ये वाली परिधि जो शेष बची हुई थी, इस पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो दुगना कौन होता है, ये वाला केंद्र का। तो ये 60 है, तो ये 60 का दुगना कितना हुआ, 120। तो ये 120 अंश का कोण बनेगा यहाँ पे। तो 120 अंश का पूरा कोण बनेगा, तो ये और ये 60-60 में बट जाएंगे, तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो यहाँ पे हमने कोण क्यों ज्ञात किया है, क्योंकि कोण के माध्यम से अगर एक भुजा दी हुई है तो हमें ये वाली भुजा ज्ञात हो जाएगी। देखिए कैसे, क्योंकि अगर ये लंब है और ये थीटा है, देखिए यहाँ पर ये थीटा है, तो इस केवल त्रिभुज में अगर हम बात करें इस त्रिभुज की, अगर ये वाला जो आप त्रिभुज देख पा रहे हैं, इस त्रिभुज में यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। ये क्या हो जाएगी, लंब। तो अब आपको ध्यान से देखना है, थीटा के सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब, और समकोण के सामने की भुजा ये हो जाएगी कर्ण। तो लंब और कर्ण, जिसमें से एक हमें अज्ञात है, ये वाला लंब, ये हमें क्या है, अज्ञात है, और ये जो आप बी ओ देख रहे हैं यानी 32, ये हमें ज्ञात है क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है। आप यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा बड़ा करके। तो लंब और कर्ण में रिलेशन क्या होता है, तो लंब और कर्ण का रिलेशन साइन में होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब और कर्ण यदि आपको पता है, यदि इसमें से एक भी चीज पता है, तो थीटा तो पता है 60 है, क्योंकि इस छोटे त्रिभुज में 60-60 में बट गया था 120, तो इस छोटे त्रिभुज में ये 60 होगा। तो लंब और कर्ण में साइन का फॉर्मूला लगा के हम ये बी एम ज्ञात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जब बी एम ज्ञात हो जाएगी तो इसका दुगना करेंगे तो हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा यानी बी सी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ओ एम लंब खींचा है बी सी पर, तो हम लिखेंगे चित्रानुसार ओ एम लंब बी सी खींचा, इस तरीके से। और इसके बाद चित्र को सामने रखते हैं थोड़ा समझने के लिए। और ये जो आपको दिख रहा है त्रिभुज ओ एम बी, इसको ले लेते हैं। त्रिभुज ओ एम बी में साइन थीटा बराबर, तो त्रिभुज ओ एम बी में अब हम लगा देते हैं साइन। तो साइन का ही क्यों लगाया, क्योंकि हमें लंब और कर्ण ज्ञात अज्ञात मिले हुए थे और थीटा हमें 60 अंश पता था। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो आइए चित्र में देखते हैं लंब कहाँ पर है। तो ये देखिए थीटा ये है, इस हिसाब से ये लंब होगा, क्योंकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न ये हो जाती है कि ये लंब है तो ये होना चाहिए, लेकिन ये लंब अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन थीटा के हिसाब से इस त्रिभुज में जो हम लोग ज्यामिति का नियम लगाएंगे वो थीटा के सामने की भुजा लंब ये रहेगी। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो बी एम ये है, यानी लंब, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, क्योंकि आप जानते हो एल ए एल बटे के होता है। तो साइन का फॉर्मूला पहला बॉक्स होता है, मैंने आपको त्रिकोणमिति में सिखाया है। तो लंब बटे कर्ण, इसका मतलब लंब क्या होगा, बी एम, और कर्ण क्या होगा, बी ओ। चलिए अब थीटा की वैल्यू रखते हैं। तो साइन थीटा कितना है, तो थीटा है 60 अंश, तो हमने यहाँ पे रखा 60 अंश बराबर बी एम कितना है, तो आंसर बी एम तो हमें ज्ञात करना है क्योंकि ये सम बाहु त्रिभुज की भुजा का आधा हिस्सा है। और बी ओ जो है, अब यहाँ पे देखिए बी ओ कितना है, बी ओ है 32, तो हमने यहाँ पे रखा 32। साइन 60, तो हमने साइन 60 का मान त्रिकोणमिति सारणी बनाने के तरीके में सीखी हुई थी। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है वो त्रिकोणमिति सारणी बनाने का तरीका देख सकते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे करणी 3/2 बराबर बी एम बटे 32। अब यहाँ पर
हम तिर्यक गुणा करेंगे और bm की वैल्यू निकालेंगे। 2 का गुणा bm में किया तो हो गया 2bm, तो हमने यहाँ पे लिखा 2bm बराबर 32 का गुणा करनी 3 में किया तो आया 32 करनी 3। अब आगे बढ़ते हैं, और ये 2 जो है bm के गुणा में लिखा हुआ है, क्योंकि कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो गुणा माना जाता है। गुणा वाली संख्या को बटे में कर देते हैं, तो bm बराबर 32 करनी 3 बटे 2। 2 से ये कैंसिल हो रहे हैं और तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, तो bm बराबर 16 दूनी 32, इसलिए 16 आ जाएगा करनी 3। तो ये है bm का मान, और आप चित्र में देख सकते हैं b से लेके m तक 16 करनी 3 आया है। तो जितनी bm है उतनी ही क्या है, mc है। तो हम लिखेंगे चूंकि bm बराबर mc, तो इसलिए bc बराबर टोटल bc। आप देखिए चित्र में हम क्या निकाल रहे हैं, अब bc क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज की भुजा है, ताकि फॉर्मूले में भुजा की जगह पर उसका मान रख सकें। तो bc जो है ये पूरा bc में 2 का गुणा bm में कर देंगे, क्योंकि bm और mc एक ही है। तो अगर इसको डबल कर देते हैं तो इतना ही ये और इतना ही ये, तो टोटल क्या बन जाएगा bc। तो आइए अब हम यहाँ पे bc बराबर लिखते हैं 2bm। चलिए ठीक है, अब हमने देखा bc बराबर 2 और bm का मान 16 करनी 3 है, तो यहाँ पे हमने रख दिया 16 करनी 3। तो bc बराबर आपको मिलेगा 16 दूनी 32 करनी 3। तो ये आया 32 करनी 3, और ये क्या आया है, तो आंसर है ये bc पूरा आया है। 16 करनी 3 ये भी होगा, तो 16 कितना आ गया, 32 करनी 3। ये देखिए यहाँ पे अब हमें bc मिल चुकी है, इसलिए हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लिख देंगे समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और जो कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का, वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे करनी 3 बटे 4, और भुजा जो हमने निकाली है वो आप देख सकते हैं इस समबाहु त्रिभुज ABC में ये 32 करनी 3, तो ये भी 32 करनी 3 है और ये भी 32 करनी 3 है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंपली 32 करनी 3, और यहाँ पे वर्ग लगा है तो भुजा का भी आपको वर्ग करना पड़ेगा। बराबर के नीचे बराबर करनी 3 बटे 4 गुणित 32 करनी 3 को 2 बार लिख देते हैं, तो 32 करनी 3 गुणित 32 करनी 3, ये देखिए 2 बार लिख दिया। अब करनी 3 बटे 4 ज्यों का त्यों, और 32 का 32 में किया था गुणा अभी हम लोगों ने, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 32 गुणित 32 का जो गुणा है रफ आप देख सकते हैं, ये आया था 1024। फिर 22 का किया था तो 1024 आता है, तो हम इसको वहीं से देख के लिख लेंगे 1024। लेकिन करनी 3 का करनी 3 में करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि समान संख्या जब करनी में होती हैं तो उनका गुणा होता है तो वो संख्या बाहर आ जाती है। अब 4 से कैंसिल हो रहे हैं तो काट दो, 4 दूनी 8 बचा 2 हो जाएंगे 22, 4 पंचे 20 और फिर 4 छक 24, 256 बार इसका भाग चला जाएगा। तो अब 256 में 3 का गुणा कर देते हैं, तो करनी 3 ज्यों का त्यों गुणित 256 गुणित 3, तो 3 18, 18 की 8 हासिल आ जाएगी 1, 3 5 15 और 1 16, 16 की 6 हासिल आ जाएगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 768 करनी 3। तो इसको हम ठीक से लिख लेंगे। इसका मतलब ये है कि हम 768 यहाँ पे लिख लेते हैं, और जो करनी 3 है उसको बगल से लिख लेते हैं, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब इसके बाद हम घटा देते हैं, इसलिए डिज़ाइन का क्षेत्रफल, तो हमने लिखा इसलिए डिज़ाइन का क्षेत्रफल। तो डिज़ाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाला था 22,528 बटे 7 माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है 768 करनी 3। तो ये जो है इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो बुक है उसमें आंसर इतना ही है, तो ये हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो इस तरीके से डिज़ाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।
और ये वीडियो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग बाय संदीप खरे के माध्यम से देख रहे थे। थैंक यू।